नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार केसकर और आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं हिंदी में कर रहा हूं। इसकी एक वजह है। आज जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं और ये मुझे आपको शॉर्ट नोटिस में ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके तक पहुंचाना था, क्योंकि इसमें जो भी कुछ मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत भर में सभी लोगों को ये सूचना जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बात दोस्तों यह है कि मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी अलग वाला नहीं है। जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है वही मुझे भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मेरा जो भी कुछ स्टडी इस विषय में रहा है उसके चलते मैं कुछ अपने अंदाज लगा रहा हूं। मैं अपनी कुछ नॉलेज के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहा हूं। तो दोस्तों, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी बातें कह रहे हैं। जो भी 5 दिन का विशेष सत्र हमारे संसद भवन में बुलाया है सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसे लेकर कई सारे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इसका संबंध पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर यानी पीओके से भी बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं, जो कि मुझे भी ऑब्वियसली लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहने जा रहा हूं, मेरा प्रेडिक्शन ये है, मैं आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करने वाला। सबसे पहले आपको प्रेडिक्शन बताता हूं मेरा क्या है। और ये प्रेडिक्शन एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे सेट ऑफ प्रेडिक्शंस होने वाले हैं अभी। पहला तो ये कि अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशल हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए। ना कि सिर्फ हमारा भारत देश, बल्कि पूरा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, उसके लिए अगले 48 घंटे बहुत ही मायने रखते हैं। क्योंकि मेरा ये प्रेडिक्शन है, मेरा ये दावा है कि अगले 48 घंटों से लेकर अगले ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों तक का जो समय है उसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वो क्या बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान का कोई ना कोई हिस्सा, फिर वो चाहे पीओके हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, या फिर बलूचिस्तान हो, ऐसा कोई ना कोई हिस्सा भारत में जरूर शामिल होने वाला है। ये मेरा पहला दावा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? तो एक तो ये बात है कि इसे मैं संसद भवन का जो विशेष अधिवेशन है उससे डायरेक्टली नहीं जोड़ रहा। हाँ, इनडायरेक्ट असर उसका डेफिनेटली है। मैं इसका संबंध जोड़ रहा हूं G20 से। और G20 से भी पहले ऐसा कहना चाहिए कि गए कुछ सालों से इस सारे अभियान की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू हुई थी पहले से ही। जैसे हम सब जानते हैं कि धारा 370 हटाने के लिए बहुत बड़े प्रयास और बहुत लंबे समय से मोदी सरकार प्रयास कर रही थी, तब जाके धारा 370 हटा सके। वो कुछ हफ्तों का काम नहीं था, कुछ सालों की तपश्चर्या थी। उसी प्रकार से अब जो कुछ होने वाला है अगले 48 घंटों से लेकर आने वाले 3 महीनों तक के समय में, जो भी कुछ घटने वाला है उसके लिए बहुत सालों की तपश्चर्या है दोस्तों। ठीक है? और कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे पास स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, मेरे पास हार्डकोर प्रूफ भी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये जो आपके डोमेन में है, आपको वो अवेलेबल भी है कि G20 में जो भी कुछ हुआ उसमें एक इंपॉर्टेंट विषय था कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप को भारत से जोड़ने वाला जो इकोनॉमिक कॉरिडोर सेटअप हो रहा है, जिसका
ऑलमोस्ट 90% काम बैकडोर चैनल से हुआ है, पूरी तरह से ऑन पेपर तो हुआ है। और उसके लिए जो जो भी कुछ लीगल प्रावधान होने होंगे, बहुत सारा काम वो 90% तो हो ही गया होगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे तो हो ही गया होगा। अब जो भी काम करना है वो है ऑन ग्राउंड, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो काम है वो अब करना बाकी है, वो शुरू करना होगा। इसमें जुड़े सारे देशों को, वो चाहे फिर भारत हो या यूरोप के कई देश हो, या फिर उसमें शामिल हुए ग्रीस जैसे देश हो, सऊदी जैसे देश हो, इजिप्ट जैसे देश हो, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस कॉरिडोर में, उन सब को अब ग्राउंड पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना होगा। और भारत के लिए इसका अर्थ यह है कि पहले आपको जब इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना होता है किसी भी लैंड पर, तो आपको पहले लैंड एक्विजिशन तो करनी पड़ती है। तो बात यह है कि वो जो कुछ कॉरिडोर है उसमें पीओके भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उस कॉरिडोर का। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर पूरा का पूरा कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है भारत का, उसमें जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का टुकड़ा है वो इस कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वहां की जमीन जब तक आप एक्विजिशन नहीं कर लेते तब तक आप वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकोगे, आप यानी भारत। तो नेचुरली अगर अगले 3-4 महीनों से आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करके जल्दी से जल्दी कॉरिडोर का निर्माण अगर करना हो, कम से कम 1 साल के भीतर उस कॉरिडोर को अगर आपको कार्यान्वित करना हो, तो पहली ये प्राथमिकता होगी कि पीओके की जो लैंड है वो आपको एक्विजिशन करनी पड़ेगी। और उसी के चलते आप देख सकोगे दोस्तों कि चाहे वो यूएई हो या सऊदी हो, दोनों देशों ने इस कॉरिडोर के लिए जो नक्शे रिलीज किए मीडिया में, उन नक्शों में पीओके का स्थान पाकिस्तान का नहीं दिखाया है, उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं दिखाया है, बल्कि क्लियर कट इंडिया सॉवरेन टेरिटरी करके दिखाया है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो आज तक जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद की, जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के बाप खुद को कहलाते थे, वैसे देशों ने, चाहे वो सऊदी हो या यूएई हो, उन्होंने अब इंडिया को इनडायरेक्टली ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई भारत देश, तुझे अगर तेरा टुकड़ा लेना है तो ले ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पाकिस्तान को बचाने वाले नहीं हैं। ये अब हो गया है G20 में। अब सिर्फ ये भारत के ऊपर निर्भर है कि कब वो टुकड़ा अपने पास, अपने कब्जे में लेना है। अपना ही है टुकड़ा, वो अब अपन ने कब लेना है वो अपने ऊपर निर्भर है। तो ये एक बात। अब ये लेने की स्ट्रैटेजी कैसी है, तो वो जो स्ट्रैटेजी पहले से तय किया हुआ है दोस्तों, चाणक्य से लेकर शिवाजी महाराज तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक, सभी ने झांसा देने की जो टेक्निक है वो हर दफा प्रोपोगेट की है। तो ये झांसा देना, शत्रु को झांसा देना जो होता है, वो शत्रु चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर, यानी देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, उन्हें झांसा देना पड़ता है, तभी आप अपना जो कार्य है वो सिद्धि तक ले जा सकते हैं, उस कार्य को यशस्वी बना सकते हैं। तो इस सिचुएशन में झांसा देना है, मतलब कैसा झांसा? तो दोस्तों, अभी ये पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया है, उसमें जो भी 4-5 बिल सादर होने वाले हैं, वो ऐसा तो लग रहा है कि बहुत ही नॉर्मल टाइप के वो बिल्स हैं, वो जो बताया गया है संसदीय कामकाज मंत्रालय की तरफ से। लेकिन हमारा जो सरकार है, सरकार कोई बाध्य नहीं है कि एजेंडा को डिक्लेयर करे पहले से, क्योंकि वो विशेष सत्र है। तो
ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको पहले से सब कुछ बताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अचानक से चौथे या पांचवें दिन, उस विशेष अधिवेशन के चौथे या पांचवें दिन अचानक से ऐसा कोई रेजोल्यूशन आ सकता है पीओके के बारे में, शायद ना ही सिर्फ पीओके के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है उसके बारे में मेरे हिसाब से 90s के डेकेड में, मतलब 90 से लेकर 2000 तक के समय अंतराल में, उस 10 सालों में हमारी संसद ने पहले से एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास किया हुआ है कि वो हमारा अभिन्न अंग है, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये सारे संसद सदस्यों ने, तब उपस्थित सदस्यों ने उस पर मुहर लगाई है ऑलरेडी। तब उसमें और अब नया क्या होगा? तो शायद पूरे पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ होगा। एक तो ये होगा, दूसरा कि ये जो भी अब शायद अगर गिलगिट बाल्टिस्तान हो या पीओके हो, वो अगर भारत में जुड़ेंगे, अगर वो भारत का अभिन्न अंग होंगे, तो उनका राजकीय उनका दर्जा क्या होगा, किस हिसाब से वो भारत से जुड़ेंगे, उनका स्थान क्या होगा, भारत के गणराज्य में उनका स्थान क्या होगा? क्या उन्हें विशेष दर्जा मिलेगा? जैसे अयूब जैसे लोग अब कह रहे हैं, वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो लोग हैं खुद को रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, और वो प्रोपेगेट कर भी रहे हैं कि हाँ हमें भारत में शामिल होना है, अच्छी बात है शामिल होना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें हमारे हिसाब से पाकिस्तान को छोड़ना है, हमें हमारे हिसाब से भारत में शामिल होना है। तो ये तो नहीं चलेगा ना मित्रों। हमारा देश है और हमारा अभिन्न अंग है ये पूरा का पूरा कश्मीर। तो कोई उठ के खड़ा नहीं हो सकता और भारत को खरी खोटी सुना नहीं सकता। भारत खुद डिसाइड करेगा और अपने तरीके से वो उनको शामिल करेगा या नहीं भी करेगा, वो भारत के ऊपर होगा। तो दोस्तों उसका स्थान क्या होगा? क्या जैसे सारे के सारे राज्य भारत में, जैसे कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, पंजाब हो, हरियाणा हो और कई सारे राज्य, उन्हीं के लेवल पे सारे राज्यों में और एक राज्य, ऐसा उनका दर्जा होगा? या पहले जैसे 370 वाले विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला था, उस प्रकार का विशेष राज्य का दर्जा उन्हें दिया जाएगा? पता नहीं। उसे लेकर कुछ लीगल स्टेटस ऑफ पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, इसके लिए कुछ रेजोल्यूशन शायद आएगा, पता नहीं आपको। क्योंकि अभी वो, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि कॉरिडोर का निर्माण अब करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करना है और इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना है। तो उसके चलते पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का लीगल स्थान क्या होगा, इसके बारे में कुछ वो डिसाइड करेंगे, उसके बारे में कोई चर्चा होगी या फिर कोई रेजोल्यूशन पास होगा। एक तो ये, या फिर जैसे मैंने कहा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की भूमि के बारे में कोई रेजोल्यूशन आ सकता है, पता नहीं। और या तीसरी बात जो मुझे बहुत ही पॉसिबल लग रही है कि ये जो विशेष सत्र जो है वो भारत के बाहर और भारत के अंदर बैठे जो भी कोई शत्रु हैं भारत के, ऐसे शत्रुओं को झांसा देने की एक टेक्निक बस है। यानी कि गुमराह करने के लिए, शत्रु को गुमराह करने के लिए, शत्रु को उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करने के लिए, शत्रु को डाइवर्ट करने के लिए एक टेक्निक के हिसाब से ये विशेष सत्र का अधिवेशन शायद बुलाया। मीडिया से लेकर, कई संगठनों से लेकर, कई सारे विपक्षी दलों से लेकर पाकिस्तान तक और देश और दुनिया की कई सारी ताकतों तक, जैसे कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हों, ऐसे कई सारे शक्तियों तक, उन सभी को डाइवर्ट करने के लिए, उन सभी को झांसा देने के लिए, गुमराह करने के लिए शायद एक टेक्निक को
लेकर, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये विशेष सत्र को शायद बुलाया होगा। उस सत्र में बहुत बड़ा कुछ शायद होगा भी नहीं। अगर उस सत्र में कुछ बड़ा नहीं हुआ तो उसका अर्थ यही होगा कि कुछ बड़ा हो रहा है और वो ग्राउंड पे हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। ये जो विशेष सत्र है वो केवल झांसा देने की टेक्निक थी। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी गए 3-4 दिनों से लगातार कश्मीर घाटी में, वो अनंतनाग और उसके आजू बाजू के इलाके में, जंगलों में दहशतगर्द, पाक पुरस्कृत दहशतगर्द और भारत के हमारे वीर सपूत जवान, उनमें लगातार मुठभेड़ चल रही है। और ये मुठभेड़ कब रुकेगी, कब थमेगी, हमें पता नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने हमारे सैन्य दलों को खुली छूट दे रखी है कि भाई जाओ और इन दहशतगर्दों को जितने भी होंगे, जहां भी होंगे, उनको सब ठिकाने लगा दो। नो ब्रेक्स एट ऑल ब्रेक्स लेट लूज, ऐसा कुछ उन्होंने बोल रखा है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है दोस्तों, ये तो कार्रवाई चलती रहेगी। ऐसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारत में बैठे, मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बैठे जो दहशतगर्द हैं, उनके जो भी कुछ ठिकाने हैं, उन पे कार्रवाई करते करते हमारी सेना के जवान शायद उन्हें पीछे धकेलते धकेलते कहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान तक ना पहुंचे। ये भी हो सकता है। इवन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का भी यही मानना है कि अब जो भी कोई कार्रवाई भारत करेगा, जैसे पहली दफा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, अब इस बारी क्या होगा? इस बारी दहशतगर्दों को ठिकाने लगाते लगाते, उनसे मुठभेड़ करते करते, उन्हें पीछे धकेलते धकेलते शायद वो एलओसी क्रॉस करके, हमारी भारतीय सेना एलओसी क्रॉस करके पीओके में और उसके भी आगे गिलगिट बाल्टिस्तान में घुस सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये भी तो सही बात है कि जाते जाते अगर अनाज के भी ट्रक्स भारत की सेना अगर ले गई वहां पे, तो फिर तो ऐसा हंगामा होगा, ऐसी दंगल होगी कि वहां की जो आम जनता है गिलगिट बाल्टिस्तान की और पीओके की, उन्हें खाने के लाले पड़ गए हैं। वो तो अनाज के लिए भी पत्थर उठाएंगे और पाकिस्तानी सेना का जीना हराम कर देंगे। तो ये तो तय बात है। लेकिन मेरा और ये भी मानना है कि क्या ये सिर्फ हमारी सेना जो अभी जो दहशतगर्दों से लड़ाई कर रही है कश्मीर में, क्या वो आगे जाके पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में डायरेक्टली कुछ करेगी या नहीं करेगी? एक क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जनरल वीके सिंह ने, जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, और उनका ये वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना नहीं है, पीओके तो अपने आप भारत में शामिल होने वाला है। इतना साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया है। दोस्तों, जब भी कभी ऐसे कोई कहता है तो उसका अर्थ वैसा ही होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। पॉलिटिक्स में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों भारत के आर्य चाणक्य हो या चाइना के सन त्सू हो, दोनों ने कहा है जो करना है वो बोला नहीं जाता और जो बोलना है वो करा नहीं जाता। ये तो खास स्ट्रैटेजी होती है। तो दोस्तों, जब पिछले 9 वर्षों में जब भी कभी मोदी जी स्वयं या मोदी सरकार के कोई भी मंत्री, जैसे कि राजनाथ सिंह जैसे मंत्री हो, जब भी कभी आर पार की लड़ाई की भाषा करते थे,
जब भी कभी आर पार की लड़ाई की भाषा पाकिस्तान के बारे में करते थे, तभी हम सारे लोग आशा लगाए बैठते थे कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। और अगर आपने नोटिस किया हो बारीकी से तो आपको पता चलेगा कि तब कुछ हुआ नहीं था। और जब कुछ बोला नहीं गया, जब सब कुछ मतलब एकदम सन्नाटा सा था, सारे लोग डिमांड कर रहे थे एटलीस्ट कुछ तो अपना स्टेटमेंट दो, कोई बोल नहीं रहा था, और सडनली सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ऐसा ही कुछ हुआ, सब कुछ सन्नाटा था और अचानक से एयर स्ट्राइक हुआ। तो दोस्तों, जब बोला नहीं जाता तब उल्टा होता है, और जब बोला जाता है तो कुछ होता नहीं है। तो इस बारी अगर वीके सिंह बोलते हैं कि पीओके अपने आप भारत में शामिल होगा, इसका मतलब क्या यह है कि इस बारी अपने आप नहीं शामिल होने वाला। इस बारी शायद सेना कुछ करने वाली है, आइदर सेना या सरकार, आइदर मिलिटरीली या फिर डिप्लोमेटिकली। तो यह भी एक संभावना मुझे लगती है। तो दोस्तों, क्या अगर ऐसी कोई एक्शन, मिलिट्री एक्शन अगर लेनी है भारत सरकार को और भारत की सेना को, तो क्या वो थ्रू पीओके और थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान ही होगा? मतलब वाया कश्मीर एंड वाया एलओसी ही ये सब कुछ होगा क्या? मुझे लगता है एक दूसरा भी रास्ता शायद चल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों, जब सर्जिकल स्ट्राइक तो लैंड स्ट्राइक था, भूमि से था, जमीनी हमला था वो। दूसरी बारी जब पाकिस्तान ने गलती की, तब पाकिस्तान को लगा कि अब के बार भी जमीन से ही हमला होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस बार एयर स्ट्राइक हुआ। तो दोस्तों, अब की बार अगर ये जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जो भी कुछ भारत में किया है, हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, तो इस बार क्या भारत जमीन से ही करेगा स्ट्राइक? क्या आसमान से स्ट्राइक करेगा, या फिर कोई तीसरा रास्ता चुनेगा? मुझे लगता है, ये मेरा इंपॉर्टेंट सा प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है इस बार वाटर स्ट्राइक होगा। और अगर वाटर स्ट्राइक मैं कहता हूं तो उसके भी 3 पहलू हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि एक तो नेवल ब्लॉकेड, इस बारी शायद भारत की नौसेना पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड करेगी, जैसे 75 की लड़ाई में हुआ था, 75 या 71, मैं भूल रहा हूं, शायद बांग्लादेश वॉर के समय में हमने नेवल ब्लॉकेड किया था। और उससे क्या होगा, पाकिस्तान को जो भी कोई सप्लाईज मिल रही हैं समुद्र के रास्ते, वो चाहे वो फ्यूल हो या अनाज हो, खाने का कोई भी सामान हो, जो भी है, वो उन्हें गल्फ से ही मिलता है, समुद्र के जरिए ही मिलता है। तो उनके सारे शिप्स को रोक दिया जाएगा अगर नेवल ब्लॉकेड किया भारत ने, तो अभी इस समय में तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पाकिस्तान, जो अब भीख के कगार पर पहुंचा, एक भिखारी देश बन गया है जो पाकिस्तान, उसके तो फिर उसे इतनी आफत आ जाएगी पाकिस्तान में कि वो जल्दी से जल्दी घुटने पे आ जाएगा। और तब शायद वो गिड़गिड़ाते हुए भारत को अपनी मांगेगा, वो भीख मांगेगा, वो कहेगा कि भारत भाई कुछ भी कर दो, मेरे बाप कुछ भी कर दो, तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, बस ये नेवल ब्लॉकेड हटा दो। और तब जाके भारत डिप्लोमेटिकली एक हार्ड स्टांस लेके उसे सुना सकता है खरी खोटी, और उसे कह सकता है कि चुपचाप पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के हवाले कर दो, बलूचिस्तान को स्वतंत्रता दे दो। अगर ये मंजूर है तो ये नेवल ब्लॉकेड हटाया जाएगा। ये हो सकता है मित्रों, ये हो सकता है।
नेवल ब्लॉकेड करके डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये तो एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि सिर्फ नेवल ब्लॉकेड ही नहीं बल्कि मरीन्स वाली जो कार्रवाई होती है, मरीन कमांडो वाली कार्रवाई, वो बलूचिस्तान के ग्वादार से होते हुए पूरे बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए, मतलब अभी जो कार्रवाई कश्मीर में चल रही है वो केवल, और कश्मीर वाली कार्रवाई और इंडिया का ये, भारत का ये विशेष सत्र, ये दोनों जो हैं वो एक तरह का झांसा होंगे। पाकिस्तान का पूरा जो फोकस होगा वो अभी अफगानिस्तान से आ रहे तालिबान, क्योंकि तालिबान वालों ने चित्राल पे कब्जा कर रखा है अभी अभी, और कश्मीर में भारत की सेना एग्जैक्टली क्या करने वाली है, इन दो बातों में नॉर्थ की तरफ पाकिस्तान का सारा फोकस है। और इसी समय अगर पाकिस्तान के नीचे से, दक्षिण से अगर ग्वादार की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ भारत की नौसेना अगर कुछ करती है तो पाकिस्तान ऐसा ट्रैप में फंस जाएगा कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। बलूचिस्तान तो हाथ से निकल जाएगा पाकिस्तान के, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को लिबरेशन करवाने के लिए एक्टिवली काम करने वाले कुछ संगठन हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनका भी समर्थन हमें मिलेगा, जन समर्थन भी मिलेगा, तो बलूचिस्तान तो स्वतंत्र होकर रहेगा। तो यह हुई दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि मुझे लगता है, और वो पॉसिबिलिटी नहीं, ये तो मेरा लॉजिकल कंक्लूजन है, कि अभी जो अफगानिस्तान ने ऑफिशियली नहीं बल्कि अफगानिस्तानी तालिबान और पाकिस्तान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला जो एक गुट है, दोनों ने मिलके चित्राल पे हमला किया। और चित्राल है गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ, ओके। तो वहां का चित्राल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, पाकिस्तान का अब उस पर नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत ही सावधानी बरतने वाला सिचुएशन है। एक तरफ तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, भारत के जो एनालिस्ट हैं वो तो बहुत ही खुश हुए हैं कि यार अच्छी बात है, ये जो तालिबान वाले हैं वो ही पाकिस्तान के ऊपर चाल कर रहे हैं और चित्राल ले रहे हैं, वाकई बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा धोखा भी है, क्योंकि अभी तो चित्राल पे उनका कब्जा है। क्या पता ये तालिबान वाले अगर आगे घुसकर पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके की तरफ अगर आए वो, तो क्या पता उनका आगे का टारगेट क्या है। तो उनकी नजर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पर ना जाए, चित्राल से आगे अगर उनको कहीं जाना है तो वो पाकिस्तान की मुख्य भूमि में जाए, वो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में ना जाए, और उन्होंने वहां घुसने से पहले हम वहां घुस जाए। इसके चलते शायद भारतीय सेना चौकन्नी हुई होगी और शायद उन्होंने एक प्लान बनाया होगा कि ठीक है, लैंड स्ट्राइक तो लैंड स्ट्राइक, और इस दफा केवल एक स्ट्राइक नहीं होगा। अगर वो लैंड स्ट्राइक हुआ एलओसी क्रॉस करके, तो इस बार केवल एक स्ट्राइक नहीं होगा, ये तो सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स होगा। और वो कब तक थमेगा? जब तक पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान अपने कब्जे में नहीं आएगा। कम से कम पीओके तो आना ही आना। और इस आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल तक के समय में पाकिस्तान जब हम कहेंगे तो पाकिस्तान की भूमि कितनी बचनी वाली है? तो पाकिस्तान वाला पंजाब और सिंध, बस इतना ही जमीन का टुकड़ा, मतलब पाकिस्तान। ये एक हार्ड रियलिटी बनने वाली है। तो ये थी आज की मेरी प्रेडिक्शंस। देखते हैं इसमें से क्या कुछ सच होगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा दावा है कि अभी जो भी मैंने कहा
उसमें से 90% बातें तो होंगी ही होंगी। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेंटर स्पॉट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।